गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में पिछली क्लास में मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन बता चुका हूँ। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस के स्थल हैं उनके बारे में हमने डिस्कस की थी और हिस्ट्री बताई थी। सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के स्थल, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्लोरोप्लास्ट की हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। उसका केमिकल कंपोजिशन हम देख चुके हैं, इस तरह का होता है। अब हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जानेंगे। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस तरह से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, दो झिल्ली होती हैं और इन दोनों झिल्लियों के बीच में ये जो गैप है, बीच वाला जो गैप है, उसका जो परिमाप है वो कितना होता है? 80 से 100 अंगस्टन का होता है। ठीक है, इसको हम डबल मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन दोनों का परिमाप जो है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम क्या कहेंगे? उसका जो आमाप है वो कितना है? 100 से 80 अंगस्टन की दूरी होती है। इसके साथ ही इसके अंदर वाला जो ये वाला जो भाग है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इसको हम स्ट्रोमा या इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहेंगे। और इस स्ट्रोमा में इस तरह से थाइलेकोइड जो है वो व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से ये लैमेली पाई जाती हैं, पटलिकाएं पाई जाती हैं। इस तरह से व्यवस्थित होता है थाइलेकोइड। जैसे इधर हो गया, क्लियर? थाइलेकोइड इस तरह से व्यवस्थित होता है। और साथ ही साथ आगे हम देखें तो इनमें लिपिड ड्रॉपलेट पाई जाती हैं। ये जो है, ये है लिपिड ड्रॉपलेट। इनको हम क्या कहेंगे? लिपिड ड्रॉपलेट होती हैं ये। इसे ओस्मियोफिलिक कणिकाएं भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ओस्मियोफिलिक कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स या ड्रॉपलेट बोल दो। क्लियर? ये क्या है? ये है ओस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट, या इसे हम जो लिपिड ड्रॉपलेट है ये भी हम कह सकते हैं। ये थाइलेकोइड होते हैं, ये हैं थाइलेकोइड। क्लियर? थाइलेकोइड इस तरह से जब व्यवस्थित होता है, एक सिक्के के चट्टों की तरह एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर जो ये संरचना बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहेंगे हम? ग्रेना कहेंगे, सॉरी ग्रेना। क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। ग्रेनम तो एक वचन हो गया, ग्रेना बहुवचन है, क्योंकि ये सारे मिलकर इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। अब जो ग्रेना है, दो ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लेमेली से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से ये दो ग्रेना है, ये आपस में किस तरह से, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो हैं वो व्यवस्थित होते हैं इस तरह से। इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा लेमेली। ये क्या है? स्ट्रोमा लेमेली, यानी स्ट्रोमा पटलिका है। ठीक है, और इस स्ट्रोमा पटलिका का जो मध्य भाग है, ये वाला जो है, इसको हम कहेंगे ल्यूमेन। यानी इस तरह से जो गुहा है इनके बीच में वो क्या है? ल्यूमेन। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना आपके सामने है। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। पहली बात तो ये कि इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके भीतर एक तरल आधारीय पदार्थ भरा रहता है। ये वाला जो आधारीय पदार्थ है, इसके अंदर का जो भाग है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ पूरा भाग, जो कि आधारीय तरल से घिरा रहता है, सॉरी आधारीय तरल से भरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा के भीतर
ये स्ट्रोमा है पूरा, और इस स्ट्रोमा के भीतर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित चपटी पटलिकाएं पाई जाती हैं। ये जो पटलिकाएं आप देख रहे हैं इनके बारे में बात हो रही है कि इस स्ट्रोमा में जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित चपटी पटलिकाएं होती हैं और इन पटलिकाओं में तरल पदार्थ भरा रहता है। इन पटलिकाओं के अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है। इन सभी को हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। ये सारे क्या हैं? थाइलेकोइड। अब थाइलेकोइड सिक्के के चट्टे की तरह एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं। ये इस तरह से एक के ऊपर एक व्यवस्थित हैं और ये पूरी संरचना क्या कहलाती है? ग्रेना कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेना। प्रत्येक थाइलेकोइड प्रोटीन और लिपिड परतों के बने होते हैं। ये आपको याद रखना है। थाइलेकोइड किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड परतों का बना होता है। प्रोटीन और लिपिड दोनों परतें इसके अंदर पाई जाती हैं। अब देखिए, दो ग्रेना के मध्य, दो ग्रेना है, इनके मध्य ये आप देख सकते हैं, इनके मध्य क्या है? एक झिल्ली में पटलिका होती है। ये झिल्ली में पटलिका है और इस झिल्ली में पटलिका को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या है? स्ट्रोमा लेमिली। तो जो स्ट्रोमा लेमिली है वो अनेक ग्रेना को जोड़ने का काम करती है। इनके बीच में एक गुहा होती है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। इस स्ट्रोमा लेमिली को पिट्ठिका पटलिका भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? पिट्ठिका पटलिका भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पिट्ठिका पटलिका, और इसे इंटरग्रेनम लेमिली भी कहा जाता है। इंटरग्रेनम लेमिली क्यों कहते हैं? इंटरग्रेनम लेमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम करती है। यानी इस तरह से ये अनेक जो ग्रेना है उनको आपस में जोड़ देती हैं, तो इस वजह से इसको हम इंटरग्रेनम लेमिली भी कहते हैं। जो ये पिट्ठिका पटलिका है यानी स्ट्रोमा लेमिली, ये स्ट्रोमा लेमिली प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के अभिगमन के लिए माध्यम का काम करती हैं। जो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद यहाँ पर बनेंगे उनके लिए क्या करती हैं? ये एक माध्यम का काम करती हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन अभिगमन के लिए माध्यम का काम करती हैं। अब देखिए, इसमें क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना वो जगह है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जो ग्रेना है वहां पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और साथ ही साथ इस प्रकाशिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो वर्णक चाहिए, जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड चाहिए, वो कहाँ होते हैं? थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। थाइलेकोइड की अंतः झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश अभिक्रिया का स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है ग्रेना। प्रकाश अभिक्रिया या फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड वर्णक कहाँ होते हैं? थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं, अंदर वाली सतह पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गई क्लोरोप्लास्ट की संरचना। अब हम जानेंगे थाइलेकोइड की अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। ये तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, लेकिन थाइलेकोइड के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में किस तरह से प्रोटीन और लिपिड परतों का थाइलेकोइड बना होता है और किस तरह से उसमें वर्णक उपस्थित रहते हैं, ये हम जानने वाले हैं। देखिए, इस तरह से बाहर की ओर एक प्रोटीन लेयर पाई जाती है। ये है प्रोटीन लेयर। क्लियर? प्रोटीन लेयर के अंदर की तरफ, यहाँ हम देखें, दोनों तरफ से देखेंगे हम, इस तरह से ये है क्लोरोफिल अणु। क्या है? क्लोरोफिल अणु है। और इस तरह ये फास्फोलिपिड में अंतः स्थापित रहते हैं। ये फास्फोलिपिड हैं, ठीक है? ये क्या है? फास्फोलिपिड है। इस फास्फोलिपिड में ये अंतः स्थापित रहते हैं। दोबारा से बनाएंगे डायग्राम।
ताकि दोनों तरफ जो है दोनों परतें इसमें शामिल हो जाए। छोटा बना लेते हैं थोड़ा। ये तो हो गई सबसे बाहर प्रोटीन लेयर, ये तो हो गई प्रोटीन लेयर, ठीक है। और ये हो गए क्लोरोफिल, इस तरह से। और ये अंतः स्थापित रहते हैं किसमें? फास्फोलिपिड में। इस तरह से ये फास्फोलिपिड में अंतः स्थापित रहते हैं। इनके बीच बीच में कैरोटीनॉइड होते हैं, ये कैरोटीनॉइड है। क्लियर? अब इसकी फिर से क्या आ जाती है? प्रोटीन लेयर आ जाती है। ये हो गई फिर से प्रोटीन लेयर। फिर एक और प्रोटीन लेयर आ जाती है, ये प्रोटीन लेयर दूसरी आ गई। अब क्या है? अब आगे इसका जस्ट उल्टा है, यानी ये हो गया फास्फोलिपिड, ये हो गया इसमें क्लोरोफिल, ठीक है। इस तरह से ये हो गया क्लोरोफिल, और ये है इसमें कैरोटीनॉइड, और ये आगे फिर से प्रोटीन ये इस तरह से ये थाइलेकोइड की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए कौन कौन से भाग हैं। देखिए सबसे बाहर है प्रोटीन, ये वाली क्या है? प्रोटीन लेयर। ये दोनों भी क्या है? प्रोटीन लेयर। और ये क्या है? ये भी प्रोटीन लेयर है, ठीक है। ये भी क्या है? प्रोटीन लेयर। इधर देखें हम, ये है फास्फोलिपिड, ठीक है। ये है कैरोटीनॉइड, क्लियर। ये हो गया कैरोटीनॉइड, ये हो गया फास्फोलिपिड, और ये है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में ये तो है पाइरोल वलय। क्लोरोफिल दो भाग में बना होता है, एक तो ऊपर वाला जो है वो तो कहलाता है पाइरोल वलय, और नीचे वाला जो है वो फाइटोल पूंछ होती है। ये वाली जो है ये क्या है? फाइटोल जो टेल है इसको हम कहेंगे, और ये ऊपर वलय होती है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्लोरोफिल बनाते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। यहाँ से लेकर, यानी ये इधर से और ये इधर से, ये जो दूरी है वो 140 अंगिस्टन होती है। कितनी होती है? 140 अंगिस्टन पाई जाती है, क्लियर। अब यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन किसको कहेंगे हम? यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन जो है, ये वाला जो यहाँ से भाग है इतना, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी झिल्ली की इकाई है ये। इस झिल्ली की इकाई में ही इस तरह से कैरोटीनॉइड और साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको यही ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफिल अणु है वो दो प्रोटीन परतों के मध्य स्थित होते हैं।
क्लोरोफिल अणु ये रहा, दो प्रोटीन परतें ये रही, ठीक है। इन दोनों के बीच क्लोरोफिल अणु स्थित होते हैं। प्रत्येक क्लोरोफिल अणु प्रोटीन से असहसंयोजी बंध द्वारा संबंधित होते हैं तथा प्रोटीन क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर असहसंयोजी बंध होता है, इसकी वजह से ये दोनों इनके साथ संबंधित होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है इस प्रोटीन से और साथ ही साथ क्लोरोफिल से, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स। यह कॉम्प्लेक्स लिपिड की द्विपरत में अंतःस्थापित रहते हैं। जो लिपिड की ये फास्फोलिपिड की द्विपरत है वहाँ पर ये अंतःस्थापित रहते हैं। इस तरह से ये अंतःस्थापित रहेगा और लेमिना सिस्टम, जिसे हम परत तंत्र कहते हैं, दो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होंगे? फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकेंड है वो वास्तव में क्या है? प्रोटीन और क्लोरोफिल की कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों की क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। तो ये है थाइलेकोइड की आंतरिक संरचना या जिसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं, सूक्ष्म संरचना। अब आगे जो है वो है क्वांटासोम कंसेप्ट। नेक्स्ट है क्वांटासोम परिकल्पना। क्वांटासोम कंसेप्ट, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो दो वैज्ञानिक हैं पार्क और पान, इन्होंने एक प्रयोग किया था और प्रयोग करने के बाद इन्होंने बताया कि थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर कई सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं होती हैं। पार्क एंड पान 1963, इन्होंने प्रयोगों द्वारा बताया कि थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर, थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर कई सूक्ष्म गोलाकार क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं और इन कणिकाएं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। अब प्रत्येक क्वांटासोम जो है उसमें हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की अगर बात करें तो प्रत्येक क्वांटासोम की लंबाई कितनी होती है? 180 एंगस्ट्रम। लंबाई कितनी है? 180 एंगस्ट्रम। चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये होती है 160 एंगस्ट्रम और मोटाई की बात की जाए तो ये होती है 100 एंगस्ट्रम। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि जो क्वांटासोम है वो क्या है? ये थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। पहली बात तो ये कैसी होती हैं दिखने में? सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं होती हैं। इनमें अगर आकार की बात की जाए तो लंबाई 180 एंगस्ट्रम, चौड़ाई 160 एंगस्ट्रम और मोटाई कितनी होती है? 100 एंगस्ट्रम होती है। आणविक भार इसका कितना होता है? 2 × 10⁵ डाल्टन। ये इसका क्या है? आणविक भार है। इसका आणविक भार कितना है? 2 × एक क्वांटासोम की बात चल रही है। एक क्वांटासोम का आणविक भार कितना है? 2 × 10⁵ डाल्टन। तो थाइलेकोइड कला पर जो आंतरिक सतह है, आंतरिक जो कला है थाइलेकोइड की, वहाँ पर ये क्वांटासोम अनियमित वितरित रहते हैं और प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग कितने क्लोरोफिल अणु होते हैं? 230 क्लोरोफिल अणु होते हैं। देखिए उसको बताते हैं। क्वांटासोम की हमने लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की बात कर ली। ये होते कहाँ हैं ये भी हमने बात कर ली। अब एक क्वांटासोम में क्या क्या होता है? ठीक है, तो थाइलेकोइड कला पर ये अनियमित वितरित रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वर्णक पाए जाते हैं। तो वो वर्णक कहाँ होते हैं? इन्हीं क्वांटासोम में पाए जाते हैं। तो क्वांटासोम में लगभग
क्लोरोफिल कितने होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं 230 अणु। 230 अणु किसके होते हैं? क्लोरोफिल के अणु होते हैं। ठीक है, अब इन 230 क्लोरोफिल अणुओं में भी 160 तो होते हैं क्लोरोफिल ए के, 160 तो होते हैं क्लोरोफिल ए, ठीक है, प्लस 70 कितने होते हैं? 70 क्लोरोफिल बी होते हैं। 160 तो होते हैं क्लोरोफिल ए और 70 कितने होते हैं? क्लोरोफिल बी होते हैं। अब इसके अलावा और दूसरे वर्णक भी हैं जिसमें 48 क्या है? कैरोटीनॉइड्स। 48 कितने हैं? कैरोटीनॉइड्स हैं और 116 फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। 48 कैरोटीनॉइड हैं, 46 क्विनोन है, ठीक है, और 116 फास्फोलिपिड हैं। 116 क्या हैं? फास्फोलिपिड हैं और इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल और एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल एंड एंजाइम। तो एक क्वांटासोम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने क्लोरोफिल अणु होते हैं तो आपको बताना है 230 क्लोरोफिल अणु होते हैं, 48 कैरोटीनॉइड होते हैं। ठीक है, 230 क्लोरोफिल अणुओं में भी 160 तो होते हैं क्लोरोफिल ए, 70 होते हैं क्लोरोफिल बी। इसके अलावा 46 क्विनोन होते हैं, 116 फास्फोलिपिड होते हैं। तो क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाइवा का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है क्वांटासोम, क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का केंद्र यहीं पर होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है क्यों कहते हैं इसको इकाई क्यों माना गया है? क्वांटासोम को इसलिए माना गया है क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का जो केंद्र है वो कहाँ होता है? क्वांटासोम में ही होता है, इन्हीं में ही होता है। अब इसमें देखिए हम इसकी कुछ संरचना जो डायग्राम है उससे हम इसको समझते हैं कि किस तरह से क्वांटासोम देखिए ये है ग्रेनम सॉरी, ठीक है, इस तरह से ये क्या है? ग्रेनम है। दो मैंने आपको बताया था कि सिक्के के चट्टों की तरह ये क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, सिक्के के चट्टों की तरह। तो ये तो हो गई स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है, पिट्ठिका पटलिका, जो कि दो ग्रेनम को जोड़ने का काम करती हैं, यानी इधर से ये दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, एक में बना दो चाहे दूसरे में। और यहाँ पर इस तरह से देखें हम, ये क्या है? इसकी आंतरिक सतह, ये थाइलेकोइड है, एक थाइलेकोइड है और थाइलेकोइड की आंतरिक सतह है ग्रेनम। ये स्ट्रोमा लेमेली है और ये क्या है? ग्रेनम है। ये पूरा क्या है? ग्रेनम, ये ग्रेनम है। ठीक है, तो ग्रेनम लेमेली जो है उसके अंदर थाइलेकोइड जो ग्रेनम है उसके अंदर किस तरह से आगे क्वांटासोम होते हैं वो हम देखेंगे। तो क्वांटासोम इस तरह से पाए जाते हैं, इस तरह से ये क्वांटासोम इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आंतरिक सतह पर क्वांटासोम इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। और एक क्वांटासोम में अगर हम देखें तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड और एंजाइम किस तरह से पाए जाएंगे? तो वो ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक क्वांटासोम है तो इसके अंदर आप देखेंगे ये तो हो गई क्लोरोफिल, ठीक है, ये वाले जो हैं वो क्या हैं? क्लोरोफिल हैं। ये तो हो गई क्लोरोफिल, ठीक है, तरह से। ये जो हैं ये है एंजाइम, ठीक है, और ये क्या है? ये है इसमें कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड, ये एंजाइम
और ये क्या है, क्लोरोफिल। तो इस तरह से एक क्वांटासोम में ये तीनों पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी इसी फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखिए हमने अब तक हिस्ट्री जानी है, प्रकाश संश्लेषण के स्थल जाने हैं। प्रकाश संश्लेषण के स्थल हैं क्लोरोप्लास्ट, फिर हमने क्लोरोप्लास्ट की संरचना जानी है। अब क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, उसकी संरचना में थाइलेकोइड होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण स्थल होते हैं वो क्या है, थाइलेकोइड हैं। अब फिर थाइलेकोइड की संरचना जानी है। अब हम उस थाइलेकोइड में पाए जाने वाले क्वांटासोम के बारे में पढ़ चुके हैं। क्वांटासोम में वर्णक होते हैं। अब कौन कौन से वर्णक होते हैं वो हमने देख लिए। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से हैं वो अगला टॉपिक है हमारा। तो अगला है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में देखें हम तो क्लोरोफिल जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। क्लोरोफिल 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होता है। कैरोटीनॉइड की बात की जाए तो कैरोटीनॉइड में कौन कौन से होते हैं, कैरोटीनॉइड, इसके अंदर कैरोटीन जिसमें अल्फा बीटा, ठीक है, इस तरह की कैरोटीन होती हैं। और जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल होते हैं, जैसे फ्लेविन है, ठीक है, फ्लेविन क्या है, एक तरह का जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड हो गई। इसके बाद आते हैं फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कुल मिलाकर कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में जैसे मुख्य रूप से आप एल्गी पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर में, तो रोडोफाइसी वर्ग, जो रोडोफाइसी कुल है उसमें आपने देखा होगा रोडोफाइसी वर्ग में कौन कौन से वर्णक होते हैं, आर फाइकोइरिथ्रीन, आर फाइकोसाइनिन, ठीक है, 2 तो वही हो गए। इसी तरह से साइनोफाइसी में सी फाइकोइरिथ्रीन और आर फाइकोसाइनिन। तो इस तरह से वहां भी हो गए 2। एक एलो फाइकोसाइनिन है, ठीक है, एक जो और है वो है बीटा फाइकोसाइनिन, ठीक है। इस तरह से ये कितने होते हैं, 6 फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वो क्या करते हैं, वो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, फिर वहां आगे फिर उसको प्रोसेस में क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो क्लोरोफिल प्रधान प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, ये आपको याद रखना है। प्रधान जो है, डोमिनेट जो है, प्रधान प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है, क्लोरोफिल है। और बाकी के जो हैं कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स वो सहायक वर्णकों में आते हैं। सभी क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे वर्णक कहाँ होते हैं, सारे क्लोरोप्लास्ट में, और सभी क्रोमेटोफोर कहाँ होते हैं, क्रोमेटोफोर एल्गी में होते हैं, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल के ज्ञात 9 वर्णकों में से जो लास्ट के 4 हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। लास्ट कुल मिलाकर कितने हैं, ये 9 होते हैं क्लोरोफिल के अणु। तो लास्ट के जो 4 हैं वो कहाँ होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कार्बनिक सॉल्वेंट में कैसे होंगे, क्लोरोफिल अणु कार्बनिक विलय में विलयशील होते हैं। और क्लोरोफिल ए की जो विलयशीलता है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफिल ए सर्वत्र पिगमेंट है माना जाता है, सभी पादपों में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जाना है कि कौन कौन से वर्णक हैं। अब इनकी डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।